गाइज मैं ऋषि गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर। तो आज अपना ये चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले अपन ने 3 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए। ये पूरा मॉडल पेपर है आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही सेट किया गया है। इसमें देखिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन है जो कि 300 नंबर के हैं। हिंदी के 15 क्वेश्चन है, जीके के 25 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चन है आपके तीनों ही पोर्सन के हैं, जिसमें आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल को कवर किया गया है। तो आज के अपन इस मॉडल पेपर को सोल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि हिंदी है। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है, चिदाकाश, षडानन, हिमालय और सदुपदेश। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे है स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो आप अपना आंसर सोच लिए होंगे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। हिमालय है, इसमें स्वर संधि है। यदि बात करें तो इसका विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आल्य। क्या हो जाएगा? हिमधन आल्य। हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें संधि की बात करें तो इसमें कौन सी संधि है, स्वर में भी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा लो है, लेकिन धीरे धीरे हाई होगा, अभी आप आगे देखेंगे। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। ऑप्शन अपने पास है विद्यार्थी, धर्माधर्म, सत्यार्थी और स्वागत। तो बताइए देखिए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें यहाँ पे जो दीर्घ संधि है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वागत है, इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं है। स्वागत में कौन सी संधि है? तो स्वागत में यण संधि है। कौन सी संधि है? स्वागत में यण संधि है। विच्छेद की बात करें तो सूधन आगत होगा। क्या होगा? सूधन आगत है, इसका क्या हो जाएगा? स्वागत हो जाएगा। और इसमें कौन सी? यण संधि है। देखिए थर्ड नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास के उदाहरण है, वो आपको इनमें से बताना है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है नीलोत्पल। सेकंड नंबर पे अपने पास है इसमें चरणारविंद और कमल नयन। फिर नेक्स्ट बी नंबर पे अपने पास ऑप्शन है कर कमल और चरकमल और चक्रपाणी, महर्षि, कापुरस और कंसारी, देवराज, मनसीज और चंद्रमौली। तो बताइए देखिए ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। इनमें से जो चारों विकल्प है इनमें से आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी नीलोत्पल और चरणारविंद और कमल नयन है, इसमें सभी है ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। नेक्स्ट अपने पास चौथे नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। आपको नीचे जो शब्द दे रखे हैं उनमें से बताना है कि समास विग्रह किसका सही है। यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले राधा कृष्णा यानी राधा का कृष्ण, रघुनाथ, रघु है नाथ जिसका, साका मर्ग, साकाओं पर दौड़ने वाला मर्ग और सेवा निवर्त यानी सेवा को निवर्त। तो बताइए देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का समास विग्रह सही है। इनमें से आपको बताना है कि समास विग्रह कौन से शब्द का सही है। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साका मर्ग, यानी शाखाओं पर दौड़ने वाला जो मर्ग है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। ये समास विग्रह सही है। शाखा मर्ग क्या होता है? शाखाओं पर दौड़ने वाला मर्ग अर्थात वानर। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अपने पास पांचवें नंबर पे क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है इनमें से कि अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। फर्स्ट नंबर पे अपने पास ऑप्शन है अन्वेषण, अनुज्ञा, अनुदेश और अनुदार। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? अनुदार में नहीं हुआ। किस में नहीं हुआ? अनुदार में नहीं हुआ। अनुदार में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन तो उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अन तो उपसर्ग है प्लस उधार इसमें मूल शब्द है। उधार क्या है? इसमें मूल शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है अनुदार में अनु उपसर्ग का प्रयोग ना होकर अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए छठे नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मानसिक शब्द बना है। आपको बताना है मानसिक शब्द है वो किस प्रत्यय और मूल शब्द से मिलकर बना है। तो फर्स्ट नंबर पे अपने पास ऑप्शन है मानस धन इक, सेकंड नंबर पे अपने पास ऑप्शन है मनसह धन इक और सी नंबर पे अपने पास ऑप्शन है मानस धन इक और डी नंबर पे अपने पास ऑप्शन है मनस धन इक। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनसा धन इक, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मनसा तो मूल शब्द है और इक इसमें पढ़ते हैं मानसिक में, तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए सातवें नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। यहाँ पे देखिए शब्द युग्म दे रखे हैं तो उनका अर्थभेद कौन से का ठीक नहीं है वो आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पे दे रखा है देखिए अनल और अनिल, आग और हवा, अंश और अंश दे रखा है, एक अंश का मतलब कंधा और एक का हिस्सा दे रखा है, अभिमान और अभिराम दे रखा है, अहंकार और सुंदर,
अभिज्ञ और अनभिज्ञ, जानकार और अनजान। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द युग्म है जिसका अर्थ ठीक नहीं है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। यानी यहाँ पे दे रखा है अंश, अंश का क्या दे रखा है, कंधा, और इस अंश का क्या दे रखा है, हिस्सा, जो कि ये उल्टे हैं, यानी ये ठीक नहीं है, गलत है। इस अंश का मतलब क्या होता है, ये वाला जो हंस है इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है, और ये वाला जो हंस है इसका मतलब होता है कंधा। तो यहाँ पे उल्टे दे रखे हैं, इस कारण इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेरे पास 8वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। यानी आपको यहाँ पे देखिए शब्द बताने हैं जिनमें से सभी आपस में पर्यायवाची नहीं है। सबसे पहले अपने पास ऑप्शन है कोयल, श्यामा और मदन सलाका, राकापति, चंद्रमा और सुधाकर। नेक्स्ट देखिए सी नंबर पे अपने पास ऑप्शन है नीर, तोय और अंबा, सीता, जनकसुता और भूमिजा। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन से शब्द है जिसमें सभी शब्द आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर सोच लिए होंगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी नीर, तोय और अंबा दे रखा है। यदि अंबा का मतलब क्या होता है, इस अंबा का मतलब आप आम ले सकते हैं या फिर माता को भी अपन अंबा बोलते हैं। तो सी नंबर का यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये 9th नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है। इनमें से आपको सही विलोम युग्म बताना है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है समस्या का निदान, सम्मुख का उन्मुख, क्षणिक का स्तर और मुख का वाचाल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलोम युग्म कौन सा यहाँ पे सही है, डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुख का वाचाल होता है। क्या होता है, मुख का वाचाल। देखिए 10वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिए शब्द दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि किसमें यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है, देखिए चंचल, कृतघ्न, हरितिमा और कवियत्री। तो बताइए देखिए किस क्रमांक में यहाँ पे शुद्ध शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंचल है, इसमें देखिए शुद्ध शब्द नहीं है। इसमें क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अब चंचल शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं, तो चंचल शुद्ध रूप से ऐसे लिखते हैं, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे बिंदी आएगी ऐसे। तो ये चंचल का शुद्ध रूप है, और ये जो चंचल लिखा हुआ है इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंचल शुद्ध नहीं है, शुद्ध रूप ये है इसका। देखिए 11वें नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी शुद्ध वाक्य आपको बताना है इनमें से व्याकरण की दृष्टि से। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है, रविवार के दिन सभी जगह छुट्टी रहती है, पूज्य माताजी नहीं आई, एक खाने की थाली लगाओ, और नेक्स्ट अपने पास है आम बजट पर बहस होगी। तो इनमें से सही वाक्य आपको बताना है, कौन सा वाक्य इनमें से सही है व्याकरण की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन, यानी आम बजट पर बहस होगी, ये यहाँ पे शुद्ध वाक्य है व्याकरण की दृष्टि से। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, दावानल, बड़वानल, कामांगिन और जहरागिन। तो बताइए देखिए जंगल में जो आग लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन दावानल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावानल। नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, शासन तंत्र के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है। शासन तंत्र के लिए आपको अंग्रेजी का शब्द बताना है, कौन सा वर्ड अपन शासन तंत्र के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर पे अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है पब्लिक के नोटिफिकेशन, और फिर यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है होनेरेरियम और सबऑर्डिनेट, और नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है ब्यूरोक्रेसी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शासन तंत्र के लिए अपन किस अंग्रेजी शब्द का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है शासन तंत्र के लिए ब्यूरोक्रेसी शब्द का अपन यूज करते हैं, यानी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट के लिए अपन हिंदी में क्या यूज करते हैं, अधीनस्थ। अधीनस्थ के लिए अपन सबऑर्डिनेट का प्रयोग करते हैं, तो इसका हो जाएगा अधीनस्थ। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, ये दे रखा है जो कि होनेरेरियम, ये क्या होता है, तो ये होता है मानदेय। क्या होता है, मानदेय या वेतन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन होनेरेरियम। इसके अलावा पब्लिक नोटिफिकेशन क्या होता है, पब्लिक नोटिफिकेशन होता है सार्वजनिक अधिसूचना। क्या होती है, पब्लिक नोटिफिकेशन होता है सार्वजनिक अधिसूचना। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो सार्वजनिक अधिसूचना हो जाएगा पब्लिक नोटिफिकेशन। देखिए चौथे नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। आपको बताना है कि किस क्रम में लोकोक्ति यहाँ पे नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, कलेजे पर सांप लौटना और मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कलेजे पर सांप लौटना, इसमें क्या है, लोकोक्ति नहीं है। कलेजे पर सांप लौटना, इसमें क्या है, लोकोक्ति नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जलन होना, ये मुहावरा है, जलन होना इसका मुहावरा हो जाएगा। तो यह यहाँ पे ध्यान रखना, कलेजे पर सांप लौटना क्या है, इसमें लोकोक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है जो कि 15वें नंबर पे, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ,
तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन करना है। यानी क्वेश्चन फिर से देखिए, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त लोकोक्ति आपको बतानी है। इनमें से सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है, चोर चोर मोसेरे भाई, एक ही थे लिखे चट्टे बट्टे, और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, और केर बेर का संग। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक ही थे लिखे चट्टे बट्टे। क्या हो जाएगा, एक ही थे लिखे चट्टे बट्टे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या हो जाएगी, एक ही थे लिखे चट्टे बट्टे। देखिए 16वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, यहाँ से अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या बताइए तथा ये राजस्थान से कुल कितनी लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन दे रखा है 5 राज्य और 4,850 किलोमीटर, 5 राज्य और 5,920 किलोमीटर, 4 राज्य और 1,070 किलोमीटर, और 5 राज्य और 1,070 किलोमीटर। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा यदि बात करें कौन कौन से हैं, 5 तो पड़ोसी राज्य हो गए, ये कौन कौन से हैं, जैसे आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, यूपी एमपी, और इसके अलावा गुजरात। ये 5 राज्य हैं जो कि राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, पंजाब हरियाणा यूपी एमपी गुजरात, 5 पड़ोसी राज्य हैं। यदि बात करें यहाँ पे राजस्थान की कुल कितनी लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ये, तो देखिए 4,850 किलोमीटर बनाते हैं। यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 5 राज्य पड़ोसी हैं जो कि 4,850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। कितनी है, 5,920 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है, 1,070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कि खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऐसा स्थल है जो कि भौतिक प्रदेश है जो खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18वें नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। यहाँ पे देखिए विकल्प दे रखे हैं, इनमें से आपको गलत विकल्प बताना है। सबसे पहले नंबर पे देखिए उड़िया का पठोर सिरोही में है, बोमट का पठार डूंगरपुर में है, लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में है, और देखिए पिंड मांडन का पठार राजसमंद में है। तो बताइए देखिए यहाँ पे कौन सा विकल्प है वो गलत है। उड़िया का पठार सिरोही में है, बोमट का पठार डूंगरपुर में है, लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ में, और पिंड मांडन का पठार राजसमंद में। तो यहाँ पे देखिए गलत कौन सा है, यहाँ पे गलत है लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ दे रखा है जो कि गलत है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। कहाँ पे है लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। तो यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, लसाड़िया का पठार चित्तौड़गढ़ दे रखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, वो आपको बताना है। अलवर, भरतपुर, करौली और झालावाड़। तो बताइए देखिए आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला है वो शामिल नहीं है। तो कौन सा जिला शामिल नहीं है, झालावाड़ जिला है वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प नदियों व उनके उद्गम स्थल के संदर्भ में सही नहीं है। यानी नदियों के उद्गम स्थल के बारे में कौन सा यहाँ पे विकल्प सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास दे रखा है, देखिए चंबल दे रखा है सबसे पहले, और चंबल का क्या दे रखा है, जनापाऊ पहाड़िया। चंबल का उद्गम स्थल क्या दे रखा है, जनापाऊ पहाड़िया। बनास का क्या दे रखा है, खमनोर की पहाड़िया। लूनी का नाग पहाड़ दे रखा है, और माही का क्या दे रखा है, खंडेला की पहाड़ी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नदियों का कौन सा उद्गम स्थल है जो कि ठीक नहीं है यहाँ पे दे रखे हैं उनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही का दे रखा है खंडेला की पहाड़ी, जो कि ये गलत है। माही नदी का उद्गम स्थान क्या है, मध्य प्रदेश के मिंडा गांव है। क्या है, मध्य प्रदेश का मिंडा गांव है माही नदी का उद्गम स्थल। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। सबसे पहले नंबर पे दे रखा है कालीबंगा नगरीय सभ्यता है, आहाड़ ग्रामीण सभ्यता, ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों, कालीबंगा नगरीय सभ्यता और आहाड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, यानी ये सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने किसको राठौड़ों का यूलिसस कहा था। आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसस किसे कहा था। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है दुर्गादास, इसके बाद दे रखा मालदेव, रणमल, अमर सिंह। तो बताइए देखिए कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसस किसे कहा था, दुर्गादास को कहा था। किसे कहा था, वीर दुर्गादास राठौड़ जी को राठौड़ों का यूलिसस कहा था। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे 23 नंबर पे, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए
शिष्टमंडलों के किस क्रम में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को भेजा गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडलों के किस क्रम में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को भेजा गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम व द्वितीय दोनों, तो किस क्रम में भेजा गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी द्वितीय क्रम में है। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास शिष्टमंडलों के क्रम में आमेर के जो महाराजा मानसिंह प्रथम थे उनको भेजा था, किस क्रम में, द्वितीय क्रम में। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रूसी कथाओं के राजधानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ऑप्शन अपने पास है कोमल कोठारी, सूर्यमल मिश्रण, विजयदान देथा और लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत है, उनको गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास 25 नंबर पे एक क्वेश्चन है, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार है। तुर्रा कलंकी लोक नाट्य है, इसके रचनाकार आपको बताना है नानूराम, लच्छीराम, मनरग व सदाशिव और शाह अली व तुक निगीर। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके शाह अली व तुक नगीर। क्या हो जाएंगे, शाह अली व तुक नगीर है, ये तुर्रा कलंकी के लोक नाट्य के रचनाकार है। डी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 26 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह के नेता थे। 1857 के विद्रोह के नेता बताने, वो भी कहाँ के, कोटा के। इसमें ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं आप, कुशाल सिंह, जयदयाल, नयनु राम शर्मा और शिव सिंह। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल। क्या हो जाएगा, जयदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में 1857 की विद्रोह के नेता कौन थे, जयदयाल। देखिए 27 नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऑप्शन अपने पास दे रखा है, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, कोटा के महाराव भीम सिंह, उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। यानी आपको बताना है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दुर्गा कहलाता है। ऑप्शन अपने पास है तारागढ़ बूंदी, सिवान बाड़मेर, जूनागढ़ बीकानेर और तारागढ़ अजमेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर का जो दुर्ग है उसका सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, मीरान साहब की दरगाह कहलाता है, यानी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह किस स्थान पर है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह आपको बताना है किस स्थान पर है, नागौर में, गलियाकोट में, अजमेर में और नरहड में। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्कर पीर बाबा की दरगाह किस स्थान पे है, नरहड में है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर जिस पर उसकी निर्माण तिथि 689 ईस्वी अंकित है, किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दे रखा है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली, हर्षद माता मंदिर दौसा और सहसबाऊ मंदिर उदयपुर। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है, जो कि सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है जिसकी निर्माण तिथि उस पर अंकित है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, वो आपको बताना है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आनंद कुमार स्वामी, H.C. मेहता और कमल चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान जटपट्टी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको बताना है। जसोल बाड़मेर, केथुन कोटा, अकोल चित्तौड़गढ़ और बगरू जयपुर। तो बताइए देखिए जटपट्टी के लिए कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो जसोल बाड़मेर है, ये जटपट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक गद्य को ज्यूप हॉर्प भी कहा जाता है। आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक गद्य है जिसको ज्यूप हॉर्प भी कहा जाता है। रावणत्था, हड़ताल, मोरचंग और अलगोजा। तो बताइए देखिए ऐसा कौन सा लोक गद्य है जिसको ज्यूप हॉर्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग। मोरचंग को क्या बोलते हैं अपन, ज्यूप हार्प के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, लोक गद्य है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ज्यूप हार्प। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है 34 नंबर पे, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक आपको बताना, लच्छीराम, फिर दे रखा दुलिया राणा, अली बख्श और नानूराम। तो बताइए देखिए कुचामणी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके प्रवर्तक थे लच्छीराम। कौन, लच्छीराम है वो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक थे।
नेक्स्ट देखिए 35 नंबर पे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, संप्रदाय व उनकी प्रधान पीठ के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे देखिए संप्रदाय दे रखे हैं और इधर प्रधान पीठ है, इनके संबंध में बताना है कौन सा यहाँ पे युग्म गलत है। निम्बार्क संप्रदाय का यहाँ पे दे रखा है सलेमाबाद। रामसनेही संप्रदाय है, इसका यहाँ पे शाहपुरा होगा। क्या है यहाँ पे रामसनेही जो संप्रदाय है उसका शाहपुरा यहाँ पे देखिए प्रधान पीठ दे रखी है। जसनादी संप्रदाय है कतरिया सर दे रखा है। वल्लभ संप्रदाय सांगानेर। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी संप्रदाय है उनकी प्रधान पीठ के संबंध में यहाँ पे गलत युग्म है। यहाँ पे देखिए रामसनेही संप्रदाय है उसकी यहाँ पे शाहपुरा दे रखा है। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय सांगानेर दे रखा है। जबकि वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है, नाथ द्वारा राज संबंध में। कहाँ पे है, नाथ द्वारा राज संबंध में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पे गलत दे रखा है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुंगारी है, ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या बताना है कि लोक देवता तेजाजी महाराज है, इनका पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुंगारी है, ये कहाँ पे है, नागौर में, बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, बूंदी में है। बासी दुंगारी कहाँ पे है, बूंदी में है। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्यौहार चैत्र माह में नहीं आता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा त्यौहार है जो चैत्र माह में नहीं आता है। धुलंडी, गणगौर, शीतलाष्टमी और होली। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कौन सा त्यौहार है जो कि चैत्र माह में नहीं आता है। तो होली है, ये चैत्र माह में नहीं आता। होली कब आता है, होली आता है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को। कब आता है, जो फाल्गुन माह होता है उसमें आती है होली। फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता। यहाँ पे दे रखे हैं आभूषण, उनमें से बताना है ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता। तागड़ी, कंदोरा, तेधड़ और सटका। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो तेदड़ है इसको महिलाएं द्वारा कमर में नहीं पहना जाता। तेदड़ को कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है तेदड़ को। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है, वो आपको बताना है। बारा, सिरोही, अलवर, दौसा। तो बताइए देखिए जो गरासिया जनजाति है वो किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है, सिरोही जिले में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, सिरोही में। इसके अलावा उदयपुर और पाली में भी पाई जाती है। कहाँ पे, सिरोही, उदयपुर और पाली जिले में मुख्य रूप से गरासिया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, यानी सिरोही। 40 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है जंतर मंतर वेधशाला, चित्तौड़ का किला, आमेर की हवेलियाँ और कुंभलगढ़ का किला। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी धरोहर है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आमेर की जो हवेलियाँ हैं इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया। राजस्थान के 8 जो पैलेस है उनको क्या किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 3 तो ये हो ही गए, बाकी आमेर की हवेलियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट 41 नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ से अपने एग्रीकल्चर के स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस खाद्यान्न फसल की खेती शुरू की थी। यहाँ पे क्या है, फसल है। तो ये आपको बताना है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी खाद्यान्न फसल की खेती शुरू की थी, गेहूं की, मक्का की, धान की, ज्वार की। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं और जौ की खेती मनुष्यों ने सर्वप्रथम खाद्यान्न फसलों के रूप में शुरू की थी। कब, 750 ईसा पूर्व के लगभग मनुष्यों ने गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ कर दी थी खाद्यान्न फसल के रूप में। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन ग्राम में क्या होता है। फेलेरिस माइनर है, इसके 1000 दानों का वेट आपसे पूछा गया है, कितना होता है, 4 ग्राम, 6 ग्राम, 2 और 4 ग्राम। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। फेलेरिस माइनर क्या होता है, गेहूं सा होता है, जो कि गेहूं का एक नकलची वीड है। तो इसके 1000 दानों का वजन आपसे पूछा गया है, तो कितना होता है फेलेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन, 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम होता है। इसी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, मरुबहार किस्म है। मरुबहार किसकी किस्म है, उड़द की, अरहर की, मूंग की और मोठ की। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मरुबहार मोठ की किस्म है। डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, फसलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश है। कौन सा प्रकाश फसलों के लिए उपयुक्त है, लाल रंग का, अवरक्त, नीला और हरा। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश कौन सा है, लाल रंग का प्रकाश है, ये फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रकाश है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, सोड सीडिंग का क्या अर्थ है। सोड सीडिंग का अर्थ आपको बताना है, न्यूनतम भू परिष्करण, मृदा संवहन, मृदा आलोडन,
और शून्य भू परिष्करण। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। शॉर्ट सीडिंग का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट सीडिंग का अर्थ होता है शून्य भू परिष्करण। क्या होता है? शून्य भू परिष्करण शॉर्ट सीडिंग का अर्थ होता है। अपने पास यहाँ पे 46 नंबर पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बाजरा, क्या है यहाँ पे? बाजरा है। बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी आपसे पूछा गया है। किसके लिए? बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं वो आपको बताना है। 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो बताइए देखिए बाजरे के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? 200 मीटर रखते हैं, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बैंगन और ज्वार में कितनी रखते हैं पृथक्करण दूरी? तो बैंगन और ज्वार में रखते हैं यहाँ पे कितनी? 100 मीटर रखते हैं। 100 मीटर रखते हैं बैंगन और ज्वार में पृथक्करण दूरी रखते हैं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए। इसके अलावा प्याज में 400 मीटर रखते हैं। प्याज में कितने रखते हैं? 400 मीटर। 45 नंबर पे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम की कमी से पुरानी पत्तियों में नशे का दिखना, लोहा की कमी से नई पत्तियों में नशे दिखना, तांबा की कमी से नई पत्तियों में पीली नशे दिखना, और मैग्नीज की कमी से पुरानी पत्तियों में पीली नशे दिखना। तो बताइए देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पोषक तत्व दे रखे हैं और उनकी कमी के लक्षण इधर दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज है, मैग्नीज की कमी से पुरानी पत्तियों में पीली नसें दे रखा है, जबकि मैग्नीज की कमी से क्या होता है? नई पत्तियों में पीली नसें दिखाई देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन, यानी मैग्नीज की कमी से पुरानी पत्तियां में पीली नसें नहीं दिखती, मैग्नीज की कमी से नई पत्तियों में पीली नसें दिखती है। तो देखिए 48 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, मध्यम सिंचाई परियोजना में कृषि योग्य कमान क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 2000 से 10,000 हेक्टर, 10,000 से 15,000 हेक्टर, 15,000 से 20,000 हेक्टर और 20,000 से 25,000 हेक्टर। तो बताइए देखिए मध्यम सिंचाई परियोजना में कृषि योग्य कमान क्षेत्र कौन सा है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, यानी 2000 से 10,000 हेक्टर है वो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कृषि योग्य कमान क्षेत्र है। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है 49 नंबर पे, तारामीरा की शुद्ध फसल की बीज दर आपको प्रति किलोग्राम हेक्टर के हिसाब से बतानी है। लगभग कितनी रखते हैं? 2 किलो प्रति हेक्टर, 5 किलो प्रति हेक्टर, 8 किलो प्रति हेक्टर, 10 किलो प्रति हेक्टर। तो तारामीरा की बीज दर कितनी रखते हैं? 5 किलो प्रति हेक्टर यहाँ पे रखते हैं। बी नंबर का ऑप्शन राइट। देखिए 50 नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से असंगत है, आपको इनमें से असंगत बताना है। मक्का मंडी निम्बाहेड़ी चित्तौड़गढ़ में, गाजर मंडी साधुवाली गंगानगर में, जीरा मंडी जैसलमेर में और प्याज मंडी रशीदपुर सीकर में। तो बताइए देखिए यहाँ पे असंगत कौन सा है? तो यहाँ पे असंगत कौन सा हो जाएगा? जीरा मंडी जैसलमेर दे रखा है, जबकि जीरा मंडी कहाँ पे है? मेड़ता सिटी नागौर में है। कहाँ पे है? मेड़ता सिटी नागौर, और इसके अलावा जो जोधपुर है जोधपुर में है। तो आपको ध्यान रखना है जीरा मंडी, मेड़ता सिटी, नागौर और जोधपुर में है, जबकि यहाँ पे जैसलमेर दे रखा है जो कि असंगत है, यानी सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है। ऐसी कौन सी तिलहनी फसल है जो तीनों जो सीजन होते हैं रबी, खरीफ एवं जायद में प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है, तारामीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन और सभी। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी है। इसको अपन तीनों ही सीजन में, खरीफ, रबी और जायद में उगा सकते हैं। देखिए 52 नंबर पे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, कोटा में ग्राम यानी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कब किया गया था? ये आपको बताना है। सबसे पहले नंबर पे अपने पास ऑप्शन है 1 से 3 मई 2017 को, 21 से 31 जुलाई 2017 को, 24 से 26 मई 2017 को और 1 से 3 जून 2017 को। तो कोटा में ग्राम का आयोजन कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कोटा में ग्राम का आयोजन है 24 से 26 मई 2017 को किया गया था, यानी सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा सीतापुरा में भी ग्राम का आयोजन किया गया था। वो कब किया गया था? तो सीतापुरा में किया गया था 9 से 11 नवंबर 2016 को। कब? 9 से 11 नवंबर 2016 को सीतापुरा में किया गया था। इसके अलावा 7 से 9 नवंबर, कब? 7 से और 9 नवंबर के बीच में उदयपुर में ग्राम का आयोजन किया गया था। तो आपको तीनों ही ध्यान रखना है। एक तो किया गया था कोटा में 24 से 26 मई 2017 को, इसके अलावा सीतापुरा जयपुर में 9 से 11 नवंबर को किया गया था, 7 से 9 नवंबर 2017 को उदयपुर में ग्राम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वो आपको बताना है। कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर। तो बताइए देखिए देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है, यानी सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। झालावाड़ में स्थित है देश का पहला जैविक खेती केंद्र, अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? आपको बताना है प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? 12 में, जयपुर में, अजमेर में, भरतपुर में। तो कहाँ पे खोला जाना प्रस्तावित है? 12 जिले में प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य की पहली जैविक मंडी किस जिले में खोली गई है? पहली जैविक मंडी आपको बताना है, झालावाड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में पहली जैविक मंडी खोली गई है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब
कब प्रारंभ की गई? 2015-16 में, 2016-17 में, 2017-18 में और 2012-13 में। तो बताइए देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये कब प्रारंभ की गई? 2016-17 में, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बीज शुद्धता एवं अंकुरण जांच की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। भौतिक शुद्धता, सीड सैंपलिंग, बीज परिरक्षण और अपवाचन। तो बताइए देखिए, बीज शुद्धता एवं अंकुरण जांच की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उसको बोलते हैं अपन बीज परीक्षण। क्या बोलते हैं? सीड टेस्टिंग बोलते हैं। बीज शुद्धता एवं अंकुरण जांच की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सीड टेस्टिंग। 58 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, बीज जीवता यानी सीड वायबिलिटी परीक्षण के लिए निम्न में से कौन सा रसायन काम में लेते हैं? वो आपको बताना है। क्या बताना है? बीज जीवंतता या फिर सीड वायबिलिटी परीक्षण के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, टेट्राजोलियम क्लोराइड एंड टीजेड, इथर, थायोयूरिया और बेंजीन। तो बताइए देखिए, इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीड वायबिलिटी के लिए अपन कौन सा रसायन काम में लेते हैं? टीजेड यानी टेट्राजोलियम क्लोराइड है वो काम में लेते हैं। ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए 59 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, आधार बीज के कट्टे पर लगे चिन्हित पत्र का रंग होता है। आधार बीज का जो कट्टा होता है उस पर कौन सा टैग लगा होता है? ये आपको बताना है। सफेद, हरा, नीला, सुनहरा, पीला। तो बताइए देखिए, आधार बीज के कट्टे पर कौन सा टैग लगा होता है? सफेद रंग का टैग लगा होता है आधार बीज पर। इसके अलावा सुनहरा पीला है, ये प्रजनक जो बीज होते हैं उनके कट्टे पर टैग लगा होता है। प्रजनक बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो प्रजनक बीज पर है सुनहरे पीले रंग का टैग लगा होता है। इसके अलावा यदि बात करें नीला, तो नीला टैग किस पर होता है? तो प्रमाणित जो बीज होता है उस पर नीले रंग का टैग लगा होता है। प्रमाणित बीज पर कैसा टैग लगा होता है? नीले रंग का। तो आधार बीज का आपको ध्यान रखना है, सफेद रंग का टैग होता है। देखिए 60 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रो आउट परीक्षण निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। नमी संग्रहण, अंकुरण, बीजोज और आनुवांशिक शुद्धता। तो बताइए देखिए, जो ग्रो आउट परीक्षण है वो किसके लिए करते हैं? तो ग्रो आउट परीक्षण का आपको ध्यान रखना है, आनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट परीक्षण किया जाता है। मेरे पास 61 नंबर पे एक क्वेश्चन है, बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य आपको बताना है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। तो आपको बताना है कि बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो बताइए देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है, ये अग्रणीय राज्य है बीजीय मसाला उत्पादन में, यानी डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दे रखा है, डी कैंडोले, वेविलोव, एमएच मेरीगोडा, लिबर्टी वैली। तो बताइए देखिए, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है? एमएच मेरीगोडा। कौन है? उद्यान विज्ञान के जनक है भारतीय एमएच मेरीगोडा। जबकि डी कैंडोले कौन है? सिस्टेमिक हॉर्टिकल्चर के जनक है वो डी कैंडोले है। कौन है? सिस्टेमिक हॉर्टिकल्चर के जनक डी कैंडोले है, जबकि भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक एमएच मेरीगोडा है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी सब्जी में होता है? आपको बताना है कि सर्वाधिक प्रोटीन है वो कौन सी सब्जी में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए अपने पास दे रखा है, मटर, ग्वारफली, सेमफली और चौला। तो बताइए देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेमफली। सर्वाधिक प्रोटीन है वो कौन सी सब्जी में होता है? तो सेमफली में होता है। किस में होता है? सेमफली में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सब्जियों में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? ऑप्शन अपने पास है, विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो सब्जियों में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है? सब्जियों में वसा की कमी पाई जाती है। सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए अपने पास क्वेश्चन है, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन सी सब्जियों में पाई जाती है? विटामिन ए की मात्रा आपसे पूछी गया है सब्जियों में, तो बथुआ में, पालक में, चौलाई में, आलू में। तो कौन सी सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है? तो बथुआ में सर्वाधिक ए की मात्रा पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक विटामिन ए कौन सी सब्जी में पाया जाता है? बथुआ में। कितना पाया जाता है? 11,300 IU, 11,300 IU के लगभग बथुआ में विटामिन ए पाया जाता है। जबकि पालक में कितना पाया जाता है? पालक में पाया जाता है 9,377 IU के लगभग। तो ये आपको ध्यान रखना, बथुआ में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती का अध्ययन करते हैं। सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, अर्बोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना है, ओलेरिकल्चर। सब्जियों की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फूलों की खेती का अध्ययन। इसके अलावा पोमोलॉजी क्या होता है? फलों की खेती का अध्ययन। इसके अलावा अर्बोरिकल्चर क्या होता है? तो अर्बोरिकल्चर होता है छाल व सजावट के लिए पौधों की खेती का अध्ययन। छाल और सजावट के जो पौधे होते हैं उनकी खेती का अध्ययन क्या होता है? अर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखिए 67 नंबर पे अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इनमें से राजस्थान का राजकीय पुष्प आपको बताना है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, निलंबो न्यूसिफेरा, फोमकस बेगालेंसिस और टिकोमेला अंडुलेटा। तो बताइए देखिए, राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है? टिकोमेला अंडुलेटा है, ये राजस्थान का राजकीय पुष्प है। इसको क्या बोलते हैं अपन? रोहिड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोहिड़ा इसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निलंबो न्यूसिफेरी का है, तो ये कमल है। निलंबो न्यूसिफेरी क्या है? कमल। इसके अलावा प्रोसोपिस सिनेरेरिया क्या है? ये खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। और फार्मकस बेगालेंसिस बरगद को बोलते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है,
पपीता की पौध को नर्सरी से खेत में स्थानांतरित कब करते हैं? पपीता की जो पौध होती है उसको नर्सरी से खेत में कब स्थानांतरित करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, फरवरी, जून, मई और अक्टूबर। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पपीता की जो नर्सरी होती है उसको खेत में स्थानांतरण मई के महीने में करते हैं। कब करते हैं? मई में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। ऑप्शन अपने पास है, अधिक वर्षा वाले स्थान पर, कम वर्षा वाले स्थान पर, अच्छे जल निकास वाले स्थान पर और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक वर्षा वाले स्थान पर नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। ये 70 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, प्याज के 1 हेक्टर पौध रोपण हेतु नर्सरी में कितने स्थान की जरूरत होती है? 150 से 200 मीटर, 125 से 200 मीटर और 500 मीटर और 250 मीटर। तो बताइए देखिए प्याज के 1 हेक्टर पौध रोपण हेतु नर्सरी में कितने स्थान की जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500 मीटर स्क्वायर है ये क्षेत्रफल की जरूरत होती है 1 हेक्टर के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, बेर की शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म आपको बताना है। क्या बताना है? बेर की शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म बतानी है। उमरान, मेहरून, गोला और मुंडिया। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेर की शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोला। गोला है बेर की शुष्क क्षेत्र हेतु उपयुक्त किस्म है। नेक्स्ट अपने पास देखिए 72 नंबर पे क्वेश्चन है, छुआरा बनाने हेतु खजूर की कौन सी अवस्था पर तुड़ाई करते हैं? छुआरा बनाने हेतु खजूर की तुड़ाई आपसे पूछा गया है, कौन सी अवस्था पर करते हैं? गंडोरा, डोका, डेंग, पिंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छुआरे बनाने हेतु खजूर को डोका अवस्था पर तोड़ा जाता है। कौन सी अवस्था पर? डोका अवस्था पर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, विरलीकरण या थिनिंग की क्रिया की जाती है। विरलीकरण या थिनिंग की क्रिया आपसे पूछा गया है अनार में, आम में, केला में, पपीता में। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? विरलीकरण या थिनिंग की क्रिया किस में की जाती है? ये की जाती है अनार में। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है, अमरूद में पौधरोपण रखते हैं। अमरूद में पौधरोपण दूरी आपसे पूछा गया है कितनी रखते हैं? 6 × 6 मीटर, 8 × 8 मीटर, 10 × 10 मीटर, 5 × 5 मीटर। तो बताइए देखिए अमरूद में पौधरोपण दूरी कितनी रखते हैं? 8 × 8 मीटर रखते हैं, यानी बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 × 6 ये पौधरोपण दूरी किस में रखते हैं? तो ये रखते हैं आपकी किस में रखते हैं? जैसे कि आपके नींबू हो गया, नींबू, माल्टा और संतरा हो गई, इनमें क्या रखते हैं? 6 × 6 रखते हैं पौधरोपण दूरी। 10 × 10 किस में रखते हैं? तो बड़े फल वृक्ष हो गए ना, जैसे कि आपके आम हो गया, इसके अलावा जामुन हो गया, कटहल हो गया, इनमें क्या रखते हैं? 10 × 10 रखते हैं पौधरोपण दूरी। इसके अलावा यदि बात करें 5 × 5 मीटर किस में रखते हैं? तो ये अनार में रखते हैं। किस में रखते हैं? अनार में रखते हैं पौधरोपण दूरी 5 × 5 मीटर। तो अमरूद में 8 × 8 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे 75 नंबर पे एक क्वेश्चन है, रतन जोत यानी जंगली अरंडी में एल्केलॉइड्स पाया जाता है। रतन जोत में आपको एल्केलॉइड्स बताना है, कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है रतन जोत में। ऑप्शन यहाँ पे अपने पास दे रखा है, जेट्रोपिन, सोनोसाइड और इसके अलावा यहाँ पे सेपोनिन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेपोनिन है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे रतनजोत दे रखा है। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रतनजोत में कौन सा एल्केलॉइड्स पाया जाता है? तो रतनजोत में जेट्रोपिन एल्केलॉइड्स पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? जेट्रोपिन पाया जाता है रतनजोत में। सोनासाइड किस में पाया जाता है? तो सोनासाइड सोनामुखी या फिर जो सनाई होता है उसमें ये एल्केलॉइड्स पाया जाता है सोनासाइड। बाकी सेपोनिन की बात करें तो सेपोनिन सफ़ेद मूसली में पाया जाता है। सेपोनिन किस में पाया जाता है? सफ़ेद मूसली में पाया जाने वाला एल्केलॉइड्स है। सर्पगंधा का कुल आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? सर्पगंधा का कुल। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, बुर्सिलेसी और लिलियसी। तो बताइए देखिए सर्पगंधा का कुल क्या होता है? तो सर्पगंधा का कुल क्या होता है? एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल होता है सर्पगंधा का, यह आपको ध्यान रखना है। सोलेनेसी किसका कुल होता है? तो सोलेनेसी अश्वगंधा का कुल होता है। अश्वगंधा का क्या कुल होता है? सोलेनेसी अश्वगंधा का कुल होता है। लिलियसी की बात करें तो लिलियसी सफ़ेद मूसली का कुल होता है। सफ़ेद मूसली का कुल आपसे पूछ ले तो लिलियसी। और बुर्सिलेसी है ये गूगल का कुल होता है। किसका? गूगल का कुल क्या होता है? बुर्सिलेसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्पगंधा का एपोसाइनेसी। देखिए 77 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, अफीम का फल का प्रकार आपसे पूछा गया है, पोड, कैप्सूल, बेरी और कैरियोप्सिस। तो बताइए देखिए अफीम का फल का प्रकार क्या होता है? अफीम का फल का प्रकार होता है कैप्सूल। अफीम का फल प्रकार कैप्सूल होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है कहाँ है? ये आपको बताना है। बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है। तो नई दिल्ली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं। ग्लेडियोलस है इसका व्यावसायिक प्रवर्धन आपसे पूछा गया है, घनकंद द्वारा, बीज द्वारा, गांठ द्वारा, तने की कटाई द्वारा। तो ग्लेडियोलस है इसका व्यावसायिक प्रवर्धन है किससे करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है घनकंद द्वारा
द्वारा करते हैं, किसके, धनकन द्वारा ग्लैडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर कब लागू हुआ था, ये आपको बताना है। 2007 में, 2014 में, 2010 में, 2008 में। तो बताइए, देखिए MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर कब लागू हुआ था, 2014 में लागू हुआ था। बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है वल्लभनगर, कामा, बयाना और डेपोक। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में भैंस नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, वल्लभनगर में। कहाँ पे है, वल्लभनगर में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है मखदूम, रामसर, नेक्स्ट अपने पास है अविकानगर और पिछवाल। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, अविकानगर में है। कहाँ पे है, अविकानगर में है। तो सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र अविकानगर में। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन है 83 नंबर पे CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। क्या बताना है, CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे, भिचवाल में, लूनी में, सम में और फलोदी में। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CSWRI का मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ पे है, भिचवाल में। भिचवाल कहाँ पे है, बीकानेर में। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है राज्य में भैंसों की संख्या 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में कितनी भैंसें हैं। 13.7 मिलियन, 13.9 मिलियन, 7.9 मिलियन और 20.84 मिलियन। तो बताइए, देखिए राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है, जो 20वीं पशुगणना है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13.7 मिलियन भैंसें हैं राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अतिरिक्त। इसके अलावा गायों की बात करें, गाय कितनी है, तो 13.9 मिलियन गाय हैं 20वीं पशुगणना के अनुसार। इसके अलावा भेड़ की बात करें, भेड़ें कितनी है, तो 7.9 मिलियन भेड़ें हैं राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार। बकरी की बात करें तो 20.84 मिलियन बकरियां हैं 20वीं पशुगणना के अनुसार। तो इन सबको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ ले राज्य में भैंसों की संख्या तो 13.7 मिलियन, यदि गाय की पूछ ले तो गाय की हो गई 13.9 मिलियन। इसके अलावा आपसे भेड़ की पूछ ले तो 7.9 मिलियन और उसकी बकरी की पूछ ले तो 20.84 मिलियन है 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में संख्या। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में है। सर्वाधिक गोवंश आपसे पूछा गया है 20वीं पशुगणना के अनुसार, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, धौलपुर। तो किस जिले में है सर्वाधिक गोवंश, ये उदयपुर में है। किस जिले में है सर्वाधिक गोवंश, उदयपुर में है। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता है 2021-22 के अनुसार आपको बताना है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है। 1150 ग्राम, 1081 ग्राम, 1087 ग्राम और 970 ग्राम। तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा अपने 1150 ग्राम। कितना, 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पे दूध उपलब्ध है अपने राजस्थान में। जबकि सर्वाधिक जो दूध उपलब्धता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से तो ये किस में है, तो ये अपने पंजाब में है। किस में है, पंजाब में। पंजाब में कितनी है, पंजाब में 1271 ग्राम है। कितनी है, 1271 ग्राम है प्रति व्यक्ति के हिसाब से पंजाब में। अपना राजस्थान सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो दूध उपलब्धता है 1150 ग्राम। फर्स्ट नंबर पे पंजाब है। थर्ड नंबर पे कौन आता है, तो थर्ड नंबर पे आपका हरियाणा आता है। कौन आता है, हरियाणा। उसमें दूध उपलब्धता कितनी है, तो हरियाणा में दूध उपलब्धता कितनी है, 1081 ग्राम है। 1081 ग्राम है। और अपने सेकंड नंबर पे राजस्थान हो गया जिसकी कितनी है, 1150 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से दूध उपलब्ध है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है गाय का प्रसव उपरांत प्रथम दुग्ध कहलाता है। गाय का प्रसव उपरांत प्रथम जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, टोंड मिल्क, मक्खन, इसके अलावा कोलेस्ट्रम और स्कम्ड मिल्क। तो बताइए, गाय का प्रसव उपरांत प्रथम जो दूध होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम या खीस बोलते हैं। कि अपने पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व आपसे पूछा गया है 88 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए अपने पास ऑप्शन है दे रखा है। सबसे पहले 1.036, 1.0320 और 1.026 और 0.93। तो बताइए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.026। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, यदि आपसे गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व पूछ ले तो कितना होता है, 1.028 से 1.030 के लगभग ये होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देखना है फिर उसका आंसर देना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 89 नंबर पे ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। 6.3 से 6.5, 6.5 से 6.7, 6.7 से 6.9 और 6.9 से 7.1। तो ताजे दूध का पीएच मान आपको बताना है। तो बताइए, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 6.7 के बीच में ताजे दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है पूर्ण गाय के दूध से बने छेना में प्रोटीन की मात्रा आपसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है,
पूर्ण गाय के दूध से बना जो छेना होता है उसमें प्रोटीन कितनी होती है ये आपको बताना है। 10.5%, 15.5, 17.5 और 25.5। तो पूर्ण गाय के दूध से बने छेना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17.5%। कितनी होती है? 17.5% होती है। आपको ध्यान रखना है, पूर्ण गाय के दूध से बने छेना में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट देखिए अपने 91 नंबर पे क्वेश्चन है, गाय की दुग्ध शिराओं में होता है, गाय की दुग्ध शिराओं में क्या होता है? खून, पानी, दूध, दूध व खून। तो बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय की दुग्ध शिराओं में खून होता है। क्या होता है? खून होता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, घी में स्वतंत्र वसा यानी फ्री फैट प्रतिशत होता है। घी में स्वतंत्र वसा आपसे पूछा गया है, कितनी होती है? 0.5%, 0.5% से कम, 1.5% से कम और 2.8%। तो बताइए देखिए घी में स्वतंत्र वसा कितनी होती है? 0.5%, यानी ए नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 93 नंबर पे अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पतली क्रीम यानी टेबल क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि पतली क्रीम या टेबल क्रीम में वसा कितनी होती है। तो ऑप्शन अपने पास दे रखा है 18 से 25%, 25 से 35%। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 35 से 45% और 45 से 50%। तो बताइए देखिए पतली क्रीम में वसा प्रतिशत कितना होता है? तो पतली क्रीम में वसा होती है 18 से 25%। कितनी होती है पतली क्रीम में वसा? 18 से 25%। इसके अलावा मध्यम क्रीम, क्या मध्यम क्रीम में वसा की बात करें तो मध्यम क्रीम में वसा होती है कितनी? 25 से 45%। आपको ध्यान रखना है, यदि मध्यम क्रीम पूछ ले तो मध्यम क्रीम में वसा होती है 25 से 45%। इसके अलावा यदि 45% से अधिक है तो वो गाढ़ी क्रीम होती है। यदि वसा की मात्रा 45% से अधिक है तो वो कौन सी क्रीम हो जाएगी? गाढ़ी क्रीम। तो तीनों को आपको ध्यान रखना है कि पतली क्रीम में वसा होती है 18 से 25% और इसके अलावा मध्यम क्रीम में 25 से 45 और गाढ़ी में 45% से अधिक वसा होती है। 94 नंबर पर अपने पास क्वेश्चन है, रुमंथी पशु का उदाहरण नहीं है। रुमंथी पशु का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है वो आपको बताना है। गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट रुमंथी पशु का उदाहरण नहीं है। ऊंट किसका उदाहरण है? ऊंट सूडो रूमिनेंट का उदाहरण है। ऊंट क्या है? ऊंट सूडो रूमिनेंट का उदाहरण है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, शॉर्ट हॉर्न नस्ल संबंधित है। शॉर्ट हॉर्न नस्ल है, ये किससे संबंधित है? मुर्गी, भेड़, बकरी, कैटल। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैटल। कैटल से संबंधित है शॉर्ट हॉर्न नस्ल। किससे संबंधित है? कैटल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 96 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, भेड़ों का समूह कहलाता है। भेड़ का समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक, हर्ड, स्टेक, सर्विंग। तो भेड़ का समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। आपको ध्यान रखना है कि भेड़ का समूह को फ्लॉक बोलते हैं। हर्ड किसको बोलते हैं? तो हर्ड अपन बोलते हैं सुअर हो गया, सुअर। इसके अलावा गाय और जो भैंस होती है इसके समूह को अपन हर्ड बोलते हैं। सुअर, गाय और भैंस के समूह को अपन हर्ड बोलते हैं। सर्विंग की बात करें, सर्विंग क्या होता है? तो सर्विंग मैथुन क्रिया होती है। किसमें? गाय भैंस में। गाय और भैंस में मैथुन की क्रिया होती है सर्विंग। गाय, भैंस और बकरी, मुर्गी, मुर्गी और बकरी में भी मैथुन की क्रिया यही होती है सर्विंग। स्टेक क्या होता है? तो स्टेक क्या होता है? स्टेक सुअर का जो बदियाकृत नर होता है उसको अपन स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुअर का जो बदियाकृत नर होता है उसको अपन स्टेक बोलते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। स्टेक क्या होता है? सुअर का बदियाकृत नर। रेड सिंधी व साहिवाल के संकरण से विकसित नस्ल आपको बताना है। रेड सिंधी व साहिवाल के संकरण से विकसित कौन सी नस्ल है? राठी, कॉकरेज। इसके अलावा नेक्स्ट अपने पास मेवाती और नागौरी ऑप्शन है। तो बताइए देखिए रेड सिंधी व साहिवाल के संकरण से विकसित नस्ल कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राठी। क्या हो जाएगा? राठी जो नस्ल है वो रेड सिंधी और साहिवाल के संकरण से विकसित करी गई है। 98 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गाय का मूल स्थान भारत नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है। ऑप्शन अपने पास जर्सी, इधर गिर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नागौरी है। साहिवाल की जगह आप नागौरी ले लो, नागौरी। इसके अलावा यहाँ पे है राठी। तो बताइए देखिए ऐसी कौन सी नस्ल है जिसका ओरिजिन पहले से है वो भारत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्सी। जर्सी गाय की नस्ल है, इसका ओरिजिन पहले से क्या है? इंग्लिश चैनल का। क्या है? इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 99 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, कौन से रोग में भारी संख्या में भेड़ बकरियां मर जाती है ये आपको बताना है। पशु प्लेग में, फिड़किया में, एंथ्रेक्स में, एफएमडी में। तो कौन सा रोग है जिसमें भारी संख्या में भेड़ बकरियां मर जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिड़किया जो रोग है इसमें भेड़ बकरियां भारी संख्या में मर जाती है। फिड़किया रोग किससे होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस नामक जीवाणु से होता है। क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस नामक जीवाणु से फिड़किया रोग होता है। पशु प्लेग की बात करें तो पशु प्लेग किससे होता है? पशु प्लेग विषाणु जनित रोग है। पशु प्लेग क्या है? विषाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स की बात करें तो एंथ्रेक्स जीवाणु जनित रोग है। एंथ्रेक्स क्या है? जीवाणु जनित रोग है। एफएमडी क्या है? एफएमडी एक विषाणु जनित रोग है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारी संख्या में भेड़ बकरियां फिड़किया रोग में मरती है। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कुक्कट से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है कुक्कट से संबंधित रोग कौन सा है। खूनी पेचिश, टिक फीवर,
पाइका और रेंडरपेस्ट। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। खूनी पेचिश जो रोग है ये कुक्कुट से संबंधित है, जो कि कुक्कुट में किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। आपको ध्यान रखना है, खूनी पेचिश है ये कुक्कुट में होने वाला रोग है जो कि प्रोटोजोआ से होता है। तो ये आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी आप बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। बाकी और आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो 3 मॉडल पेपर आप इससे पहले अपन ने सोल्व कर लिया, वो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।